नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के विश्लेषण और ऐसी चर्चा तक लेकर के जाते हैं जिससे आपको बहुत सी जानकारियां मिलती हैं, और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों से, बड़े लोगों से, तजुर्बेकार लोगों से। अभी किसान आंदोलन करनाल में बहुत गर्म है। वहां एक आईएएस अफसर ने किसानों के सिर फोड़ने की बात कही थी और वो वीडियो वायरल हुआ था। अब किसान दिल्ली में तो है ही, जो बॉर्डर्स पर 3 जगहों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब करनाल पर भी एक बड़ा फोकस है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद सरकार ये साजिश कर रही है कि दिल्ली का सारा आंदोलन उठ करके हरियाणा में चला जाए और वो कहीं एक तरफ दफन कर दिया जाए। लेकिन किसानों ने अब जो इशारा दिया है, जो ऐलान किया है, वो दिल्ली में भी जम करके बैठने की बात कह रहे हैं और करनाल में भी मजबूती से लड़ने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपको बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात आपके सामने रखते हैं और गांधीवादी नजरिए के लिए जाने जाते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि ये किसान का जो आंदोलन है इस वक्त करनाल में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये फेज आउट होने की बात है या अगला फेज है, अगला चरण है? इसके आगे क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या है सर, ये अफसरों को 7वां वेतन आयोग मिल गया, हमको तो पहला आयोग नहीं मिला है। तो इनकी मस्ती देखने लायक है। इनको महंगाई भत्ता मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, और इनको अभी तक ये नहीं समझा कि देश आजाद हो गया। ये अभी भी हम पे रूल करने के लिए ही आते हैं। तो ये रूल करने की जो मानसिकता है, उसने बता दी है कि सर फोड़ दो, पीट दो, भगा दो, बंद कर दो, गोली चला दो। ये जो भाषा है, ये दूसरी जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, उनकी ये भाषा थी। तो ये डेमोक्रेटिक भाषा नहीं है और डेमोक्रेटिक सरकार भी नहीं है। हमारे यहाँ जो सरकारें चल रही है वो डेमोक्रेसी के किसी ने पहलू पर काम नहीं करती। बोलने के लिए वो तो लोकतांत्रिक और जनता और 135 करोड़ और ये सब बोलते हैं। आपको एक बात याद होगी कि जगदीप धनखड़ नाम के एक गवर्नर है, उन्होंने बोला था कि खट्टर मोदी को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। उसने जानबूझकर ये किया और कुछ हद तक वो दिखाई भी देता है, क्योंकि उस अफसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने इस तरीके से बेहुदा ऑर्डर दिया, बेहुदा आदेश दिया। तो एक तो आदेश वो सार्वजनिक कर दो कि भाई कहीं भी किसान इकट्ठा हो तो इनके सर फोड़ दो, पूरा आदेश लागू कर दो, या तो फिर ये बोलो कि उसके हाथ से गलती हो गई या हमने उसको बोला था हमारे हाथ से गलती हो गई। ये अपराध मानने की इनकी प्रवृत्ति नहीं है। आपने देखा होगा गांधी हत्या की है, इसमें ये नहीं थे, इन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं था। राम मंदिर गिराया इन्होंने, अब मंदिर था कि मस्जिद था, कभी बोलते विवादित ढांचा था, कभी बोलते मंदिर था, कभी बोलते वो, उसमें भी इनका हाथ नहीं था। वो बाला साहब ठाकरे ने बोला कि अगर आरएसएस वाले नामर्द है, ये नहीं कबूल करते तो मैं कबूल करता हूँ कि मेरे शिव सैनिक थे। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो पद्धति होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये भगोड़े है, ये माफी वीर है। मुझे इस बात का अच्छा लगता है, तालिबान तो कम से कम बोल रहा है ना कि हाँ हमने इस तरीके से शासन लिया है। ये नहीं बोलेंगे, ये कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और ये किसानों के साथ में क्या हरकत कर रहे हैं आपको पता है? किसान क्यों नहीं आंदोलन करेगा सर? गेहूं की एमएसपी इन्होंने अभी बढ़ा है 2%। खुदरा महंगाई इसी दरमियान मई में हमारे देश में बढ़ी 6.6%। थोक महंगाई दर बढ़ा 12.9%। रोजगार हमारे देश में 2014 में 47 करोड़ लोग रोजगार करते थे, अभी 35 करोड़ लोग हो गए रोजगार, क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड वाले से पता चल जाता है क्या है रोजगार की स्थिति। तो 12 करोड़ रोजगार इन्होंने 7 साल में खा लिए। 2 करोड़ रोजगार बढ़ाने थे, इन्होंने 12 करोड़ रोजगार खा लिए। ईंधन 37% बढ़ा। आप इमेजिन कर सकते हो कि 37%? इमेजिन, हमें डीजल की कितनी जरूरत होती है, बिजली की और डीजल की कितनी जरूरत होती है किसानों को, आपको पता है? 37% डीजल पर दाम बढ़े हैं और इन्होंने हमारी एमएसपी 2% बढ़ाई है।
और साबुन सोडा ये जो प्रोडक्ट कंपनी से निर्माण होते हैं, इसमें भी ये तिमाही में 10% महंगाई बढ़ी है सर। तो किसी चीज में महंगाई दर 10% से कम नहीं रही, हमारे उपयोगी किसी बात के लिए महंगाई दर कम नहीं रही, और ये 2% बढ़ाते हैं, और ऊपर से ये बोलते हैं कि हम किसानों की सरकार है, किसानों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो किसानों के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो देख लो। बिना मांगे इन्होंने 3 बिल दे दिए, 3 कानून ला लिए। वो बोल रहे हैं किसान कि हमें नहीं चाहिए भाई, आपने बहुत अच्छा किया, हमारे बारे में सोचा। कोई नहीं सोचता था। मोदी जी बोलते हैं कि कोई नहीं सोचता था, मैंने पहली बार सोचा, बहुत अच्छा किया, आपने सोचा, आपका धन्यवाद। मगर इतना अच्छा मत सोचिए हमारे लिए, थोड़ा बुरा था वही रहने दीजिए, क्योंकि इसके बाद में आप किसानों के लिए सोचोगे तो आप अडानी को 3 लाख 4 लाख हेक्टेयर का किसान बनाना चाहते हो, अंबानी को बनाना चाहते हो, जैसे अमेरिका में बना। बिल गेट्स जो है वो 3.25 लाख हेक्टेयर का किसान बन गया। ये कानून आने के पहले ही 45,000 एकड़ जमीन हमारे अडानी ग्रुप के पास हो गई है। आप देखें कॉन्कर ग्रुप, वो जो है कंटेनर वाला जो है रेलवे का, वो कंटेनर अभी बेचने के लिए निकाला है, और उसको बोला है कि तुम लोन लेके तुम जमीनें खरीदो रेलवे की। क्यों? क्योंकि औने पौने दामों में उसको अडानी को बेचना है। सारी प्राइम लोकेशन की जमीनें, पूरे देश की जो उसके पास जमीनें हैं, किसी भी शहर में वो प्राइम लोकेशन की रेल की जमीनें, सेंटर हार्ट ऑफ द सिटी में जमीनें हैं। तो वो जब डेप्थ में चले जाएगा, बैंक भी डूबेगी, वो जो है कंटेनर वाला वो भी डूबेगा, और सारा पैसा जाएगा अंबानी अडानी के घर में। तो ये इनकी जब इकोनॉमी चल रही है तो किसान भयभीत है, पूरा देश भयभीत है, मगर किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है लड़ने की। किसान ही देश में लड़ा था, अंग्रेजों के विरोध में भी किसान लड़ा था, और इनके ये जो गोरे काले अंग्रेज आए हैं, इनके विरोध में भी किसान लड़ेगा। ये समझने की जरूरत है। इनको क्या है सर, ये तो जो आएंगे जाएंगे, मगर ये देश रहना चाहिए, ये देश बिकना नहीं चाहिए। ये बोलते हम देश नहीं बिकने दूंगा, इनका नारा था, मगर 2 लोगों को बेच दूंगा। ये क्या है, नारे इनके बहुत विचित्र होते हैं। मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, आपके सबके हाथ में झोला दे दूंगा। ये जो हिडन नारे इनके नहीं होते हैं। ये आरएसएस की जो पूरी शिक्षा और दीक्षा है ऐसी ही है। ये दो मुंहों के सांप होते हैं, और ये हर वक्त कथनी और करनी में इनके इतना फर्क होता है कि आप इस पे विश्वास ही नहीं कर सकते। हर बात में झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठ के झूठ बोलते हैं, लाल किले के प्राचीर पर झूठ बोलते हैं, सांसद में बैठ के झूठ बोलते हैं। तो किस बात पे विश्वास करें? किसानों को एक ही बात पता है कि ये किसान बिल अगर वापस नहीं हुए तो हम नहीं जिंदा रहेंगे, हमारी पुरखे आने वाली पुश्तें नहीं जिंदा रहेगी, हमारी सारी जल जमीन जंगल छीन लेंगे। इसके लिए संघर्ष चल रहा है, तो हमारा जीने मरने का संघर्ष है। उनका तो जो लग्जरी वाला संघर्ष है, अडानी के पास में कितना हो गया, कितना रहेगा, कितना बढ़ेगा, ये लग्जरी है उसके लिए। हमारे लिए तो जीवन मरण का संघर्ष है, और ये जीवन मरण का संघर्ष हम जब तक नहीं जीतेंगे हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये मैं करनाल पे वापस आना चाहता हूँ कि आखिर एक अफसर को बचाने की कोशिश है, या वो जो चीफ मिनिस्टर जो कहीं हेलीकॉप्टर नहीं उतार पा रहे थे उसके खिलाफ गुस्सा है, किसान हर जगह जहां भी बीजेपी का कोई लीडर मिलता है या कोई उसका उसका पीछा करते हैं, उसके खिलाफ नारे लगाते हैं और उनका मौका लगता है तो उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। तो क्या उस सब को एक तरह से किसान को डराने के लिए कोशिश है, क्या कुछ है? ये जो करनाल में हो रहा है हरियाणा में, क्योंकि आप किसान नेता हैं और आप जरूर उन लोगों के भी कांटेक्ट में होंगे कि इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है, उसके बारे में बताएं। ये सारा सिस्टम को बचाने की कोशिश है। जिस सिस्टम के नाम से मोदी रो रहे थे, उसी सिस्टम को बचा रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम के द्वारा ही रूल करते हैं ना। भाई अंग्रेज सिस्टम को कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे, अपने अपने पुलिस महकमे को, जुडिशियरी को, अपने सारे ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि वो हैंड होते हैं। तो ये सिस्टम के माध्यम से कुचलना चाहते, आंदोलन कुचलना चाहते। कभी आंदोलनजीवी बोलते, कभी खालिस्तानी बोलते, कभी टेररिस्ट बोलते, कुछ भी बोल सकते ये। तो ये आंदोलन कुचलने का तरीका है। वो एक सिंबल है, जिस अफसर ने ये बोला, ये एक सिंबल है। मगर सिंबल के सामने क्या होता है? एक सिंबल प्रतीकों की इसलिए होती है, प्रतीक सामने किया जाता है कि उसके पीछे की विचारधारा वो प्रतीकों के साथ चलती रहती है। तो ये सरकार की विचारधारा है, इस आरएसएस मानसिकता की विचारधारा है।
इनके मुख्यमंत्री जो बोलता है कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से जीवन गुजारा है, मैं भी घूमते रहा हूं, जैसे मोदी घूमते रहे, उनको खाना खिलाने का काम इन्होंने किया। अब जो खाना खिलाने का काम मोदी को किया, तो वो अभी उसको जहर भी खिलाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसके पूंछ पर पाँव पड़ा है। खट्टर के पूंछ पर पाँव पड़ा है कि खट्टर ने हैंडल नहीं किया, तो उसके पूंछ पर पाँव पड़ा है कि इसको बदल दो। बदल दो तो सत्ता छूटती नहीं है ना सर। ये कितना भी बोले कि राष्ट्र, देखो वो तिरंगा कल्याण सिंह जी के इस पर तिरंगा लगा था, तिरंगे के ऊपर उन्होंने फ्लैग डाला अपना, कमल का फ्लैग। तो इन्होंने बता दिया कि तिरंगे से ऊंचा हमारा नहीं, उनका झंडा है। तो इसका मतलब ये बताया कि राष्ट्र से बड़ा हमारी पार्टी है, पार्टी से बड़ा हमारा प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री से बड़ा हमारा संगठन है। तो ये बताने का बार-बार वो प्रयास करते, हम और आप नहीं समझते कि ये हमारी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं, वो सिंबॉलिक तरीके से हर चीज समझाते हैं। अभी उन्होंने समझा दिया कि हम क्या करेंगे, हमारे हर आदेश में क्या होगा। आपके उत्तर प्रदेश में देखो, जैसा ही एक हुआ, मुजफ्फरनगर का जैसा हुआ, तो तो उसके बाद में उन्होंने धारा 144 लागू कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है। क्या ये पॉलिटिकल जो मोमेंट होगी उसके लिए होगा? कोई भी पार्टी अगर करना चाहती है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो धारा 144 रहेगी। आपको पता है, फिरोजाबाद नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां साल भर धारा 144 लगी रहती है, क्योंकि वहां चूड़ियों के जो कारीगर होते हैं, वो कारीगर अपने मजदूरी के लिए करते हैं, और वहां का एमएलए खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, चूड़ियों का उद्योग में उसके उसका पूरा का पूरा योगदान है, उसके लोगों का चूड़ियों का उद्योग है। तो वो जो आंदोलन ना हो, कोई भी उसके विरोध में खिलाफ में आवाज ना उठाए, इसलिए पूरे साल धारा 144 लागू होती है। तो ये होता है, ये इनकी तरह है, इनकी स्टाइल है, ये रूल करने की स्टाइल है, इनके काम करने की तरह है। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश पर ही आना चाहता था। अभी जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, उसके फौरन बाद अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े अखबारों में 2 पेज का एडवर्टाइजमेंट दिया और ये बताया कि हम किसानों के लिए क्या कुछ मतलब भलाई का काम कर रहे हैं। क्या और दूसरी तरफ बीजेपी वाले अक्सर ये कहते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये किसान ही नहीं है जो जो आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या कुछ है? उत्तर प्रदेश हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो एक अपनी छवि किसानों में बेहतर करने की कोशिश है, बगैर वो कानून वापस लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, जिसकी किसान आंदोलन खत्म करने की मांग कर रही है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी क्या कुछ है इस सिलसिले में और बताइए, क्योंकि वहां की सरकार अपने आप को किसान का हितैषी जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुझे लगता है करोड़ों रुपया खर्च हो चुका होगा जो 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट था। बहुत हितैषी है, क्योंकि 3-3 साल गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है। जिस एरिया में वो आंदोलन हुआ, 2-2 3-3 साल पेमेंट नहीं हो रहा है। आगे पहले की सरकारों ने भी कोई सख्ती नहीं की पेमेंट के लिए, मगर ये सरकार भी नहीं कर रही। ये बहुत हितैषी है। इतनी हितैषी है कि इन्होंने, वो योगी जी का स्टेटमेंट था कि अब हम अनाज नहीं बांटेंगे, हम डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर देंगे, तो गरीबों के लिए 100 रुपए किलो का आटा ये खिलाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। ये कौन सा किसानों का काम करते हैं? एडवर्टाइजमेंट देना। तो देखो, मीडिया तो कॉर्पोरेट, कर्मकांड, क्राइम और क्रिकेट, इसके भरोसे चल रही है। जनता के भरोसे कहाँ मीडिया है? जनता के लिए कहाँ मीडिया है? आपके जैसे सोशल मीडिया वाले जनता के मुद्दे उठाते हैं, बाकी मुद्दे आप देख लीजिए। एक तो कॉर्पोरेट के मुद्दे होंगे, कर्मकांडी मुद्दे होंगे, क्राइम के मुद्दे होंगे, या क्रिकेट वाले में इसमें मशगूल होंगे। तो ये जो मीडिया है, ये मीडिया जिस तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से उनको लगता है कि परसेप्शन बनाना है हमारा काम है, और वो एडवर्टाइजमेंट देके परसेप्शन बनाना चाहते। यही लोग थे जो कांग्रेस की एडवर्टाइजमेंट पे कटाक्ष करते थे। आम आदमी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने कुछ लगाया था काम के, तो कटाक्ष करते थे। मगर ये तो एडवर्टाइजमेंट झूठ फैलाने के लिए करते हैं। इनकी एक भी एडवर्टाइजमेंट में सच्चाई नहीं होती। किसी भी एडवर्टाइजमेंट का आप डिसेक्शन कर लो, उसकी चीर-फाड़ कर लो, आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा झूठ है। मैंने पहले ही बोला आपको कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे वो बहुत बहादुरी बताते हैं ना, योगी जी ऐसा कर देंगे, वैसा। पार्लियामेंट में वो रोए थे भाई, वो रोया था, जान की भीख मांगते हुए रोया था। वो किसानों को बताता है कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, बहादुरी मत बताओ। जब सत्ता चली जाएगी ना, तो कहीं भीख मांगने के काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि लोग पीटेंगे फिर रास्ते पर।
मैं बोलता हूं सर कि ये आरएसएस ने जब महात्मा गांधी को मारा था तो इनको गांव से भागना पड़ा था। आरएसएस के ये जो खाकी चड्डी वाले, इनको गांव से भागना पड़ा था। अभी अगर ये सत्ता से जाएंगे और इसी एटीट्यूड से जाएंगे ना सर, तो इनको शहरों में भी लोग पीटेंगे, बुरी तरीके से पीटेंगे। और किसान तो पीटेगा ही पीटेगा। इनको ये बात समझने की जरूरत है। इनके जो भक्त है, वो भक्तों को तो ब्रेन निकाल दिया है ना। इन्होंने ऐसी भक्त पैदा किए कि जिनके पास में सोच नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाप का रोजगार चले गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि घर में आ रही सारी चीजें महंगी हो गई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी दुर्दशा हो रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पड़ोसी लड़ रहे हैं आपस में, और पड़ोसियों के साथ में और गांव में आपस में अगर झंझट करते रहे तो विकास की बात तो छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। आपको पता है फोर्ड वाला भाग रहे हैं यहाँ से। जी ये जी तो आ रहा है कि हम उद्योग में विकास कर रहे हैं और ये हो रहा है और वो आ रहा है। यहाँ के जो सेटअप उद्योग थे वो भी भाग रहे हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि ये देश बर्बादी की कगार पर है, और ये ऐसा ही चलते रहा है। जिसी तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारे लोग आंदोलन के लिए उतावले हैं, ऐसा ही अगर चलते रहा तो हमारे देश में अनारकी होगी, और अनारकी का फल होता है धार्मिक राज्य, और धार्मिक राज्य का मतलब होता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया। अच्छा, आखिरी सवाल। अभी मुजफ्फरनगर से एक आवाज और उठी थी। राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, और उस अल्लाह अकबर और उसके बाद में हर हर महादेव का जवाब में भी आया नारा। जाहिर है दोनों लोग मिलकर के नारा लगा रहे थे। उस पे कुछ लोग बहुत नाराज हैं, चूंकि क्या क्या कुछ है नाराजगी की वजह? क्यों क्यों इतने विचलित हो गए इस नारे से? 70-80 सालों में डिवीजन करने का प्रयास किया। अब कोई चिल्ला रहा है मुस्लिम अल्लाहू अकबर, उसको जवाब दे रहा है हिंदू हर हर महादेव, या मुसलमान हिंदू चिल्ला रहा है हर हर महादेव और मुसलमान जवाब दे रहा है अल्लाहू अकबर। ये हमारी तहजीब है, ये हमारा देश है, यही है हमारा देश। सच देश अगर देखना है तो किसानों के बीच में ही आपको देखना पड़ेगा। ये शहरी चमक धमक के बीच में हमारा देश नहीं है। हम एक दूसरे दूसरे के सुख दुख में बांटते हैं। हम काम करते हैं, खेतियों में काम करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, कुछ भी पैदा करते हैं, तो हम वो देखते नहीं अनाज हिंदू का है कि मुसलमान का है। वहां अगर दुर्दशा हो रही है तो हमारी किसकी हो रही है, उसकी जाति धर्म हम नहीं देखते। हम बारिश आती है तो सबकी फसल पकती है, बारिश नहीं आती है तो सबकी फसल बर्बाद होती है। जब उसमें जानवर घुसता है तो सबकी फसल खाता है, वो नहीं देखता है कि हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है। मतलब सुअर घुसेगा तो ये नहीं देखेगा कि मुसलमान सुअर से चिढ़ता है तो उसकी फसल उसको बर्बाद करेगा और हिंदू की फसल छोड़ देगा। नील गाय अगर अंदर आएगी तो भाई गाय वाले लोगों को छोड़ देगा, और उसको, क्योंकि नेचर सच्चाई जानता है, नेचर डिवीजन नहीं जानता है, नेचर एक रूपता जानता है, सर्व समावेशकता जानता है। और हमारा देश ही ऐसा है। कोई अल्लाह अकबर बोलता है, कोई हर हर महादेव को बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये हमारा देश ऐसा है। कोई जय जिनेंद्र भी बोलते हैं, हमें क्या आपत्ति है? यही तो सेकुलरिज्म है सर। हमारे यहाँ तो लोगों को ये समझने नहीं आया कि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश में, पंथ निरपेक्षता नहीं है। फिर से सेकुलरिज्म समझाने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि सेकुलरिज्म दुनिया में अकेला अपना देश है जहां सेकुलरिज्म है। जहां मुसलमान हर हर महादेव का नारा लगाए तो उसको मुसलमान अपने धर्म से नहीं निकालता। ना हिंदू ने नारा लगाया अल्लाहू अकबर तो हिंदू को बाहर निकालते। क्या राकेश टिकैत को कोई हिंदू बोल सकता है कि बाहर निकालो इसको धर्म से, इसने धर्म भ्रष्ट किया? तो पंथ निरपेक्षता होती है कि दो पंथों में, जैसा हीनयान महायान है, सिया सुन्नी है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है, चाहे वो वैष्णव है, इनका एक रूपता लाना, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लगाना, मतलब पंथ निरपेक्षता, जो दुनिया के धर्म सेकुलरिज्म है। और हमारा सेकुलरिज्म है धर्मों की एक रूपता। जो अपना धर्म है उसको अपना पालन करे और अपने तरीके से रहे। जैसा आपने देखा होगा कि मोहम्मद साहब ने फतेह मक्का किया था, और फतेह मक्का करने के बाद में वो जब रात में रुके रहे बाहर, और दिन में जब अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने बोला कि जिनका धर्म है उसके साथ में हमें कोई आपत्ति नहीं, हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है, और हम अपना इसमें अपनी तरीके से पालन करेंगे, हमारे किसी के बैर नहीं है। मगर मोहम्मद साहब की बात तालिबान मानता है क्या? वैसे जो हमारा हिंदू जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, हमारी किसानों का जो धर्म है हिंदू धर्म, वो हिंदुत्व वाले नहीं मानेंगे, सनातन वाले नहीं मानेंगे। जैसा तालिबान मुसलमान नहीं है, वैसे ये जो ब्राह्मण है वो हिंदू नहीं है।
तो ये समझने की जरूरत है और उसके अनुसार हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इनके दिन भरने वाले हैं, इनके दिन फिरने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा यकीन है कि किसान लोग इस सरकार को खत्म करके ही हटेंगे। आखिरी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जब भी मुजफ्फरनगर में नगर में वहां पर जहां हुआ था, वहां वो उस तरीके से रैली हुई है। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली है। अभी भी बोलता हूं कि अगर सत्ता कायम रखना होगा तो किसानों को छेड़ना बंद कर दो। आपके पास में 6 महीने है, छेड़ना बंद कर दो। अगर ऐसा ही चलते रहा तो आपकी सत्ता जाने वाली है। चाहे लोग नहीं चाहते होगे अखिलेश की सत्ता आए या और किसी की सत्ता आए, मगर आपको हटाने के लिए सब लोग मिलकर अखिलेश को सत्ता दे देंगे और आपको सबक सिखा देंगे। ये समझने की जरूरत है और ये समझ रहा है आरएसएस। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनका भी जो किसान संघ है, मतलब आरएस की जो विंग है, वो भी आज उस पे धरना, कल से धरना दे रहा है। कहां पर? जंतर मंतर पे धरना दे रहा है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे भगवत का। ये कब तक चलेगा? ये मूर्ख बनाने का धंधा कब तक चलेगा? कोई यानी राकेश आप टिकैत जी का आरोप लगा यानी रहा आप था कि राकेश टिकैत ने नोएडा से पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए। अबे तुम्हारे पास ईडी, आईबी, सीबीआई सब कुछ है, क्यों नहीं प्रूव कर सके? झूठे आरोप लगाना और तुम्हारे पपेट छोड़ना, ये तो तुम्हारी आदत है। आरएसएस हर वक्त क्या बोलता है? पहले उसको इग्नोर करो, बाद में उसको बदनाम करो, नहीं हुआ तो उसको मार दो, और अगर मरने के बाद भी नहीं मरा तो गांधी हमारा था ये बोल के एक्सेप्ट करो। ये धंधा है ना इनका। का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जंतर मंतर पर नकली किसान आएंगे उनके, और जो असली किसान है करनाल में और दिल्ली के सीमाओं पर बैठे हुए हैं। किसानों के लिए तो रास्ते खोद दिए, इतनी बड़ी बड़ी कीले गाड़ दिए, असली किसान को कहाँ आने देंगे? वहां आए जी थे जी। तो पूरा जो पंचायत किए थे किसानों ने, संसद बनाए थे वहां, तो उन्होंने क्या किया था कि पूरा पुलिस का ऐसा लग रहा था कि जेल बना दिए है। अब ये किसान जब बैठे थे, इनके संगियों के किसान, आरएसएस के किसान जब बैठे थे, तो पूरा चारों तरफ से खुला थे। हालांकि 8, 10, 15 लोग थे और बोल रहे थे कि हमको आने नहीं दिया सरकार ने, ये नहीं। अभी सरकार ने आने दिया तो एक भी पुलिस वाला वहां दिखाई नहीं दे रहा तुमको। आसपास भी एक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं देगा। तो सैया भाई कोतवाल, उनको कोई डर नहीं है सर। जी जी। उनके सर नहीं फोड़ेंगे कोई। चूल्हे काटे जाएंगे और क्या क्या काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उनको तो नहीं पकड़ा, तुरंत बेल हो गई। मगर अभी तक कितने मुस्लिम हैं लड़के जिनको इन्होंने फांस के रखा है? वो डॉक्टर को फांस के रखा है, उनकी बेल नहीं होने दे रहे हैं। इतने दिन से बेल नहीं हो रही है। तो ये सब जो है वो सैया भाई कोतवाल, उनको डर नहीं है अभी फिलहाल। मगर इनको डर लगेगा और ये डर के भागेंगे। इनके सारे बच्चे अभी, चिन्मय, तन्मय नाम के जितने बच्चे अमेरिका, यूरोप में भाग चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपने बहुत सी चीजें, बहुत सी हकीकतें बताई और असली और नकली किसान के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में सरकार जाने वाली है। अगर किसानों को ये साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो इनकी सरकार जरूर जाएगी। और अगर ये सब हल ना हुआ तो 2024 भी ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि अविनाश काकड़े जी बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप लोग जाएं और ज्यादा उनकी बात सुने, उनके विचारों से फायदा उठाएं। मैं समझता हूं बहुत कम लोग हैं जो इतनी बेबाकी से सब बातें रख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों की तादाद कम होती जा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।